अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कॉफ़ी विद अली। मैं हूं अली सलमान। ख़वातीन और हज़रात, अब ज़िंदगी में आप कुछ चीज़ें इंस्पायर करते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं जो आपको ज़िंदगी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक पाथ दिखा रहे होते हैं, एंड यू लर्न एट अ वेरी लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ दैट यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैम। मुझे आज भी याद है, मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू करने के लिए अमेरिका गया ऑन मदर्स डे, एंड इट वॉज एन अल्टीमेट सरप्राइज व्हेन आई फाउंड आउट दैट साहबा मुशर्रफ साहबा वॉज माई फ़ैन। और परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो एडवाइज़र थे, जो मीडिया एडवाइज़र, उन्होंने मुझसे 10 दफ़ा पूछा, अली सलमान तुम उनसे क्या सवाल पूछोगे, और खुदा गवाह है कि मेरे दिमाग में उस वक्त कोई सवाल नहीं थे। सो व्हेन द शो स्टार्ट्स, एंड फॉर्चुनेटली इट वॉजंट अ लाइव शो, सो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग जनरल साहब, माई फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, सर मुझे ये बताइए कि मसला कश्मीर बड़ा है या शीला की जवानी। और जनरल साहब वॉज टोटली व्हाट द हेल, और मैडम जो है, हिज वाइफ जस्ट वेंट berserk laughing। तो मुझे जनरल साहब कहते हैं कि ये व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूपिड क्वेश्चन वाज। मैं कहता सर, आई एडमिट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, बट व्हाट डू आई डू। बिकॉज जब मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंट इज़ कश्मीर, तो मैं बच्चे माई किड्स से, पापा व्हाट इज़ कश्मीर एंड व्हाट इज़ कश्मीर इशू। बट जैसे टीवी पे शीला की जवानी लगता है, दे स्टार्ट डांसिंग एंड दे नो हु द हेल इज़ शीला। सो ये हमारी, मुझे नहीं कहना चाहिए कि प्रॉब्लम है, बट आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, मैं इनका जो पाकिस्तान के बारे में पर्सपेक्टिव है, स्पेशली ऑन द इंडस्ट्री, इट्स अ 360 पर्सपेक्टिव, बिकॉज फ्रॉम केमिकल्स टू पेट्रोकेमिकल्स टू ऑयल एंड गैस टू पावर जनरेशंस टू पोर्ट एंड शिपिंग टू पॉलिसी मेकिंग to inspiring people, to leading from the front, and his last assignment especially, which was advising Pakistan and the Prime Minister of Pakistan for affairs related to CPEC in China. It is an honor to have Mr. Khalid Mansoor with us. Khalid, assalamu alaikum, and thank you very much. You're most welcome. I'm not going to ask you Sheila ki Jawani, but I still remember, Khalid, पहले अली पहली चीज़ ये है कि जो जिस तरह तुमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि ये जो शो है, इट इज़ बेसिकली being designed to really elevate the aspiration and hopes of the people, and particularly the youth. And that is really very exciting for me. That's why I did not ask the second question, and I'm committed to be मैं जानता हूँ खालिद, मैं बिकॉज मैंने आपको एंग्रो से आई बीन एसोसिएटेड टू यू। खालिद, ये जर्नी तो बहुत लंबी है, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस जर्नी का आगाज़ जो होता है वो पढ़ाई से होता है, और पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ तो मैं राइट अपफ्रंट बता दूं कि आई एम नॉट सो कॉल्ड ग्रामर स्कूल का या सन की, अल्हम्दुलिल्लाह, बट नथिंग रॉन्ग विद दैट टू। बट नॉर्मली ये होता है ना कि यू हैव टू हैव एजुकेशन फ्रॉम दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन टू रियली ग्रो इन योर कैरियर। जो आप तालीम का पूछ रहे हैं, फैसलाबाद से ही मैंने मैट्रिक किया, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से। यू हैव द फैसलाबाद सेंस ऑफ ह्यूमर? एब्सोल्युटली जी, वो तो यह है ना कि उन जैसे लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर तो कहीं भी नहीं होता। फिर उसके बाद आई केम टू लाहौर फॉर माई इंजीनियरिंग, और केमिकल इंजीनियरिंग आई चोज केमिकल इंजीनियरिंग बिकॉज आई हैड ए पैशन टू डू समथिंग। आई एम अ केमिकल इंजीनियर, प्लीज वी नॉट गोइंग एनी स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशंस है। तो बस वहाँ पर फिर ये सारा सिलसिला चलता रहा। तो आई वॉज इन ए हॉस्टल। तो एक दफ़ा मुझे याद है कि लंच करके निकल रहे थे, तो देयर वाज ए पीस ऑफ न्यूज़पेपर, उसमें देखा, उसमें ऐड था कि ए बिग अपकमिंग फर्टिलाइज़र कंपनी विल बी हायरिंग इंजीनियर्स एंड ऑल दैट। हमने देख लिया, हमने कहा अपनी CV वगैरह लिखो, एंड वी अप्लाइड। और उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ और मल्टीपल इंटरव्यू टेस्ट वगैरह हुए, और मुझे याद है कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर का इंटरव्यू हुआ और उसके अंदर पूरा बोर्ड बैठा था, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम दे वर इंडक्टिंग पीपल। तो आई हैड द ऑनर टू बी द फर्स्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर। और अभी मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की थी, बट दे वर काइंड एनफ टू इंडक्ट मी। तो वहाँ से ये मेरा प्रोफेशनल कैरियर शुरू हुआ। बस फिर वो पहला फौजी का जो प्लांट है, आई वाज द इन द स्टार्टअप एंड कमीशनिंग एंड ऑल दैट। फिर वापस आके डॉक्टर जैदी ब्रॉट मी टू द हेड ऑफिस। ही वांटेड टू सेट अप द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मेरा उस वक्त पैशन था कि बी क्लोज टू द एक्शन, बट ही सेड नो, लुकिंग योर बैकग्राउंड एंड ऑल दैट। तो माशाल्लाह, बाय द वे आई टॉप्ड इन द यूनिवर्सिटी। तो वो एकेडमिकली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो इस वजह से ही फेल्ट दैट आई शुड बी इन द डिज़ाइन। अनफॉर्चुनेटली जो आजकल टॉप करने वाले हैं, मैंने देखा है वो बेचारे किसी शुगर मिल या किसी टेक्सटाइल प्लांट के प्लांट मैनेजर रिटायर होते हैं, बिकॉज सैडली आई डोंट फाइंड देम टू मच ऑफ स्ट्रीट स्मार्ट। देखो, एक चीज़ और भी है, मैं बड़ा मेरी बैकग्राउंड ऐसी है कि आई एम वेरी स्पिरिचुअली ड्रिवन। तो मैं ये समझता हूँ कि यू हैव टू हैव योर एस्पिरेशन हाई। देखिए, कुरान पाक में लिखा है लईसल इंसान इल्ला मासा, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की, एस्पायर किया।
if somebody aspires to be barely a manager, he would He will not stay a go. manager. So बिल्कुल you ठीक have है. to really think big and then keep on. और obviously struggle और मेहनत तो integral part है. But having said that, फिर उसके बाद ये हुआ कि Exxon के साथ, क्योंकि Dr. Zaidi and the entire team had come from Exxon. Yeah. तो वहाँ के कुछ लोग विजिट करने आए टू सी आवर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विच आई वाज इन चार्ज. तो वहाँ पर एक साहब थे जो उनके एचआर मैनेजर थे, तो ही जस्ट इनवाइटेड मी कि आप कराची आए तो मिले. बस उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने इंटरव्यू किया, देन आई जॉइन एक्सॉन. Okay. और इटली के अंदर मेरी असाइनमेंट जो इनिशियल थी ना ट्रेनिंग की, दैट वाज फॉर अबाउट 6-7 months. बट व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंजीनियरिंग डिवीजन, तो देन आई हैड टू गो टू इटली मल्टीपल टाइम्स. Absolutely, okay. क्योंकि फिर जो डिफरेंट कोशिश थी फौजी फर्टिलाइज़र की टू डाइवर्सिफाई, ट्रेनिंग सेंटर तुमने अगर देखा होगा वो बना था. फिर उसके बाद कपल ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स जिसके लिए आना जाना रहा. बट आई थिंक मेरा जो मेजर टर्नओवर हुआ है वो ये है कि धारकी के अंदर थे, एंड देन वी वर पार्ट ऑफ एक्सॉन वर्ल्ड वाइड, एंड इट्स ए ह्यूज. वहाँ पे फिर ये हुआ कि जो टेक्नोलॉजी डिवीजन ऑफ एक्सॉन वर्ल्ड वाइड, तो शी वाज विजिटिंग. Wow. तो एक कोई मेजर प्रॉब्लम चल रही, वी डोंट गो टू इनटू इंटीग्रिटी. तो उन्होंने कुछ उस पर ब्रीफिंग चाहिए. तो जैसे मैंने बताया कि आई हैव बिन नेवर अफ्रेड ऑफ रियली कन्फ्रंटिंग और टॉकिंग विद पीपल. तो आई गेव दैट प्रेजेंटेशन. So that went so well कि within couple of months I got this long-term assignment in Exxon's technology division. Wow. So I think that was the real exposure changer. to the world. बिल्कुल. हाँ. उसके अंदर फिर बड़ी मेहनत कीजिए. I was Exxon's technology division के अंदर रहा, फिर वो extend होती रही. And that was the time when Exxon decided to divest from Pakistan. और अब ये था कि शौकत मिर्ज़ा मरहूम वॉज चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब बिल्कुल आइकॉनिक फिगर. Absolutely he was. तो लोग कहते थे कि आई वॉज ए ब्लू आइड बॉय ऑफ शौकत, बिकॉज दैट इज़ वॉट मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो ही वॉज द वन हु डिसाइडेड नॉट लेट हिम गो, और आई वॉज इंडक्टेड विद इन अ वीक. वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार कि देखें शौकत मिर्ज़ा ने कहा कि बहुत कॉन्फिडेंशली कि एक्सॉन डाइवर्स्ट कर रहा है, और मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है, द एम्प्लॉइज़ कैन बाय दैट. बिल्कुल ठीक है. ये देखिए एम्प्लॉइज़ कहाँ से ख़रीदें, एंड दैट वाज हिज ब्रेन चाइल्ड. उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करो कि कैन यू फाइंड आउट सम एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव, बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स टाइप ऑफ आइडिया जिससे वी कुड ग्रो. और इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि इवन इफ एम्प्लॉइज़ हैड बीन एबल टू एक्वायर, वी नीडेड टू ग्रो. क्योंकि जब एक्सॉन ने यहाँ पे फर्टिलाइज़र की अपना सेटअप किया तो दे हैड ओवर 90% मार्केट शेयर. फिर ग्रेजुअली स्टार्टेड टू रिड्यूस. एनएफसी आ गई, और फादर वाज पार्ट ऑफ एनएफसी. उसके बाद फौजीज के आ गए. फिर अब तो खैर फातिमा भी है. हाँ खैर वो तो बात की बात है. मैं उस वक्त की बात तो यू टॉकिंग अबाउट 70s एंड 80s एंड तो एक्सॉन का शेयर रिड्यूस टू 17%. और हुआ ये कि एक्सॉन हैड ऑल द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, but unfortunately globally they had decided that they will be out of agricultural chemical businesses. Okay. And they started to shut down their global plants all over the world. Pakistan was the last proposition for them. तो हमारे लिए तो ऑप्शन ये थी, अगर हम एक्वायर भी कर लें, वी नीड टू ग्रो. आई स्टिल रिमेंबर कि जब ये आइडिया हमने कंसीव किया तो एक्सॉन के बोर्ड पे शौकत मिर्ज़ा ने कहा ये तुम प्रेजेंट करो. आई वाज अ यंग इंजीनियर देन. उस वक्त ज़रूर टांगे कांपे. तो खैर उन्होंने, जो चीफ इंजीनियर बैठा था, उसने कहा लुक एट दिस यंग इंजीनियर. उसने मुझसे कहा कि हैज़ एनीबडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड हैज़ डन दैट. आई सेड नो, सो व्हाट, वी बिलीव इनटू दैट एंड वी विल डू इट. तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड स्केल प्लांट में जो इक्विपमेंट है, एंड यू हैव स्टेट कनेक्टेड विद द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, कि एक टावर जो है 300-400 टन का होता है, वो 200 मीटर बड़े होते हैं, उनको तुम क्या करोगे? हमने कहा जी वी विल जस्ट डिसमेंटल देम, और उसके बाद हम उसको पैक करेंगे, उसके बाद हम की सी शिपमेंट करेंगे, फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन. उन्होंने पूछा कि क्या पाकिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है? आई सेड नहीं है. व्हाट वर द चैलेंजेस? मल्टीपल. चले बोर्ड ने अप्रूव कर दिया फिर वो. एब्सोल्युटली. बल्कि ये हुआ कि असली बात ये थी कि इसकी फाइनेंसिंग कौन करेगा. तो जिस वक्त उस वक्त जब हम टेक्नोलॉजी डिवीजन में थे तो IFC वाज कॉन्टेक्टेड. और IFC की पूरी टीम आई, एंड दे रियली उन्होंने थ्रैश कर दिया था, ये क्या करोगे, वो क्या करो. फाइनली दे वर ऑन बोर्ड. फिर उसके बाद मल्टीपल अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिकॉज इट वाज सो इनोवेटिव. वाओ. तो इसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि जिक्सॉ पजल का आपने नाम सुना होगा. और तुम्हें मैं एक चीज़ और बताऊं कि सिंस आई वाज एम्पावर्ड, और आई रियली फील प्राउड कि वहाँ पर हमने लोकल लोगों को हायर किया, और उसके बाद ये सारा हमने इवॉल्व किया
कि इस सारी के सारे कॉन्सेप्ट को किस तरीके के साथ हम एग्जीक्यूट करें। जो खान साहब कहते थे कि एक दिन पाकिस्तान में गोरे काम करेंगे, आपने गोरों को बाहर नौकरियां दे दी थी वहाँ पे they were of course. hired। और उसके बाद एक चीज़ मैं तुम्हें और बताऊं कि डेस्कॉन का नाम तुमने सुना है? कोर्स रज़ाक दाऊद साहब। रज़ाक दाऊद साहब को फिर मैंने बुलाया हाँ और उनको मैंने कहा जी कि हम आपको बिकॉज पाकिस्तान की वो सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कि आप हमारे साथ पार्टनर बने, बिकॉज वी कांट अफोर्ड टू हैव यू सी द इंटरनेशनल EPC कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्कुल। हाँ तो रज़ाक दाऊद आए, आई टुक हिम अराउंड द प्लांट, तो वो कुछ 6 साल से बंद पड़ा हुआ था और एयर कंप्रेसर की फाउंडेशन से सम प्लांट्स वर ग्रोइंग। ओह गुडनेस। मैंने कहा खालिद, are you sure that we will be able to dismantle? I said, Razak, we had 100% conviction. वाओ। तो this is a kind of unprecedented, I think. और उसके बाद फिर ये हुआ ली कि क्योंकि ये वर्ल्ड स्केल प्लांट था, इट वाज डिज़ाइन इन लेट्स से अर्ली 80s, तो इट हैड लॉट ऑफ डिज़ाइन मार्जिन। और हमने जिस वक्त ये कमीशन किया है तो जो फर्टिलाइज़र की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी ना वो फिर एंग्रो बन गई, तो 2,68,000 से एक स्टेप में 600,000 टन हो गई। ये मैं यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए आप कोई भी डिग्री करते हैं, दैट इज़ जस्ट द एकेडमिक्स, तो यू शुड हैव कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस टू अप्लाई। एंड स्पेशली खालिद जी वो टाइम है जब आपके पास इंटरनेट नहीं था, सोर्सिंग कैपेबिलिटी, दिस वाज ऑल डन बाय टॉकिंग टू पीपल। कन्विक्शन एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, तो वही प्लांट फिर वो मिलियन टन के ऊपर चला गया। उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, फिर उसके बाद रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट, फिर उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी का मैं तुम्हें बताऊं कि यार देखो इट वाज दैट वाज अ चैलेंज थ्रोन ऑन मी बाय असद उमर कि बिकॉज बिकेम वेरी डिफेंसिव, क्योंकि जब कैपेसिटी बढ़ाते चले गए तो यूरिया का दाना जो है ना वो छोटा और बिल्कुल कचरा आता था। तो एक दफ़ा वो मार्केटिंग की कोई वो मीटिंग शीटिंग कर रहे थे, आई वाज कॉल्ड अपॉन, आई वाज यू सी द GM टेक्निकल इन धारकी। तो उन्होंने कहा जी सबसे बड़ा हमारा डिफेंसिव जो हमारा पोजीशनिंग है वो ये है कि हमारा दाना जो है फौजी के मुकाबले में बड़ा ख़राब है। अच्छा जी, टुक ऑन दैट चैलेंज एंड स्टार्टेड टू एक्सप्लोर। सर फौजी के मुकाबलों में सारों के दाने वैसे ख़राब ही होते हैं, ख़राब ही रहे तो ठीक है वैसे। तो वहाँ पे पता चला कि ईस्टर्न यूरोप के अंदर, रोमानिया के अंदर एक बंदा है, उसके पास कोई वर्कशॉप है। तो उसको कांटेक्ट किया, उसने कहा जी लुक आई ओनली डू दी मैन्युफैक्चरिंग बट द रियल साइंटिस्ट इज़ इन रशिया। ओके। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ईस्टर्न यूरोप के अंदर कितना पोटेंशियल था, और बाद में तो मर्जर हुआ जर्मनी का, लेकिन नोबडी न्यू कि ईस्टर्न यूरोप। तो उनसे जब हमने जाके बातचीत की तो इट यूज्ड टू बी वेरी फनी कम्युनिकेशन, क्योंकि वो जो था उसका पोलिश गाय, क्योंकि पोलैंड के अंदर, मैं रोमानिया कह दिया, पोलैंड के अंदर था, पोलिश गाय, ही हैड ए सन, और वो इंग्लिश जानता था, और जो अब्बा जान थे वो सिर्फ पोलिश और रशियन जानते थे। तो कम्युनिकेशन यूज्ड टू बी थ्रू हिज सन, तो वो उसको पोलिश में ट्रांसलेट करता था, फिर जो बोरिस जो साइंटिस्ट था, 80 साल उम्र थी वो रशियन, वो उसको रशियन में ट्रांसलेट करता था, और इट विल रिवर्स बॉटम लाइन क्या हुआ कि उन्होंने कोई एडवांस नहीं लिया, उन्होंने कहा हम आपके प्रिल टावर पे ये टेक्नोलॉजी लगाएंगे एंड देन यू विल एंड अप हैविंग एब्सोल्युटली कंसिस्टेंट साइज। वाओ। तो ये चीज़ें धारकी के अंदर अभी आप जाके पूछे, उसको वाइब्रो पिलर कहते हैं, वाइब्रो पिलर। तो वो लगा वहाँ पर, उससे प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव हुई। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप ये स्टेप आउट टाइप का कोई इनिशिएटिव लेते हैं ना, तो इट गिव्स यू फर्दर अपॉर्चुनिटीज़। तो उसके बाद क्योंकि पुराना प्लांट लेकर आए थे, उसमें मार्जिन था, तो फर्टिलाइजर कैपेसिटी केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, और वही स्टार्टिंग फ्रॉम 260 और 70,000 टन से इन मल्टीपल स्टेप्स, तो वही वाला जो प्लांट है उसने कोई 1 मिलियन टन देना शुरू कर दिया माशाल्लाह। बट स्टिल देयर वाज अ गैप इन सप्लाई डिमांड। तो फिर अफोर्डेबिलिटी हो गई, एंड देन वी एम्बार्क्ड ऑन टू द वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट एनवेंचर। वाओ। तो ये सैयद मोहम्मद अली का नाम लिया, वो अहमद शकूर, ये 2-3 लोगों से मैंने वो प्रोजेक्ट शुरू किया, और वो भी बहुत इनोवेटिव था। इट वाज नॉट टोटल EPC, उसके अंदर हमने ये कहा कि हम इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट स्नैम प्रोजेक्टी से करवाएंगे और कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट करेंगे। बिल्कुल। दैट वाज आल्सो क्वाइट इनोवेटिव, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी था। उससे फिर वो 2.3 मिलियन टन माशाल्लाह फर्टिलाइजर हो गए। वाओ। व्हेन आई हैड डन दैट, तो फिर आई हैड पंच्ड माय टिकट्स वर्चुअली इन धारकी। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि जी यू कम टू कराची एंड बी पार्ट ऑफ द न्यू वेंचर्स डिवीजन, बिकॉज विजन अगेन ग्रेट शौकत मिर्ज़ा की ये था कि टू डाइवर्सिफाई। तो वो फिर डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट शुरू हुए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन पार्ट ऑफ ऑल दोज जो डाइवर्सिफिकेशन इनिशिएटिव्स थे। ये अगर आप आज कर रहे होते, जो हमारी इस वक्त गैस की सिचुएशन है, तो सैडली
आप regardless of all the passion, all the exposure, all the experience, challenges were substantial and are substantial. तो शायद ना हो पाता, but anyways फिर आप नहीं देखें, वो तो डिपेंड करता है ना कि व्हाट आर द सेट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, और उसका एक प्रोफेशनल तरीका है कि पहले आप एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि गो नो गो है, जब आपका जवाब मिलता है कि इट शुड बी फर्दर परसूड, फिर आप डिटेल फिजिबिलिटी करते हैं, फिर आप बोर्ड से अप्रूवल, तो वो तो पूरे कादरपुर पे आपने सारा काम किया, बट इवेंचुअली सॉरी धरकी पे एनवन पे किया, बट कादरपुर की गैस के चैलेंजेस आ गए थे लास्ट मोमेंट। नहीं, वो मैं आपको वही बताऊं ना कि देखें, गवर्नमेंट अप्रोच्ड एग्रो कि आप ये लगाइए और उसके बाद SNGPL के साथ जितना GSA गैस सप्लाई एग्रीमेंट था तो आई नेगोशिएटेड दैट, इट वाज ए कंपैरेटिव बिडिंग जिसके अंदर एंग्रो ने उसको जीता। yes. और उसके बाद ये वाटर टाइट एग्रीमेंट था कि SNGPL गैस प्रोवाइड करेगा और वो नेटवर्क से करेगा, इंक्लूडिंग द गैस फ्रॉम कादरपुर, क्योंकि देखें जो SNGPL का नेटवर्क है वो मल्टीपल सोर्सेज है ना जहाँ से गैस आती है। तो वो हमें उन्होंने कहा कि 1.2 बिलियन डॉलर का वो प्रोजेक्ट लग गया। जब वो कमीशन हुआ तो उन्होंने कहा जी हमारे पास कैसे नहीं है। तो वो एक बड़ी सैड स्टोरी है, वी हैड टू गो टू द लिटिगेशन वगैरह ऑल दैट। लेकिन फिर भी एंग्रो का क्योंकि इन हाउस एक्सपीरियंस था तो वी स्टार्टेड टू एक्सप्लोर ऑल्टरनेट सोर्सेज। व्हिच टुक यू टू ओमान? नहीं, वो तो उससे पहले था, वो तो उससे ओमान वॉज पहले था। ओके, वो तो एक अलहदा वो स्टोरी है, एंड आई स्टिल फील कि वो अगर हो जाता हो जाना चाहिए था। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो नहीं मिली और लिटिगेशन का भी कुछ वो स्टे ऑर्डर वगैरह हो गया, तो क्योंकि आई वॉज देन हेडिंग यू सी फर्टिलाइजर, द CEO ऑफ फर्टिलाइजर, तो वो फिर हमने ऑल्टरनेट सोर्सेज आइडेंटिफाई किए और उसके बाद से माशाल्लाह प्लांट बिकेम, You made it happen, It is still absolutely. operating. Yeah, माशाल्लाह। लेकिन जो दूसरी डाइवर्सिफिकेशन थी वो था पेट्रोकेमिकल के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। NPK फर्टिलाइजर वाज कंसीव फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सो ऑन एंड सो। फिर उसके बाद ये जो फूड्स हुआ है ऑलपर्स, तो आई वाज द हेड ऑफ दैट टीम हु डिड द फिजिबिलिटी। और उसके बाद मुझे याद है लोग कहते थे कि आप पेट्रोकेमिकल लोग हैं, आपको क्या पता है कि ये FMCG क्या होता है, बट वी स्टिल बिलीव इन दैट। वो असद का भी बड़ा पैशन था करना है वो, माशाल्लाह अब आप देख लीजिए, तो वो भी वो डाइवर्सिफिकेशन वो भी। फिर आप उसके बाद यू वर हायर्ड बाय एन इंटरनेशनल ग्रुप, सेंट अब्रॉड, सेट अप अनदर फर्टिलाइजर इंटरनेशनली अल्जीरिया। तो ये हुआ कि जब ये सब कुछ हो गया तो आई नेवर अप्लाइड बाय द वे, तो आई वाज अप्रोच्ड और उन्होंने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ जॉइंट वेंचर बिटवीन सुहेल भवान ग्रुप ऑफ ओमान एंड सोनाट्रैक। तो सोनाट्रैक अल्जीरिया में दे आर द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ LNG। तो ये उनका जॉइंट वेंचर था विद सुहेल भवान हैविंग द 51% इक्विटी। तो दे सेड कि वी वुड लाइक टू अपॉइंट आवर फर्स्ट CEO, तो आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। तो मित्सुबिशी वाज देयर मेन EPC कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर। तो हमने कहा यार अनचार्टर्ड वाटर में कदम रखते हैं। तो व्हेन आई रिजाइंड देयर वाज लॉट ऑफ रिजेंटमेंट एंड ऑल दैट, खैर छोड़ें। तो वहाँ मैं चला गया एंड आई टुक ओवर एंड कोई 9 नेशनलिटी के लोग थे सलमान, जो मेरे साथ काम कर रहे थे। इंडियंस, बांग्लादेशी, पाकिस्तानीज, उसके बाद जापानीज, इंडोनेशियन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड इट इज़ वेरी पर्टिनेंट टू मेंशन कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और इनोवेटिव कौन से लोग थे? जो पाकिस्तान के। यस। और पाकिस्तान की वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से गए हुए थे। कुछ लोग तो मुझे वैसे ही जानते थे। तो ये मैं बता रहा हूँ, दैट्स वाई इकबाल सेट ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़, मतलब कोई किसी किस्म का टैलेंट की तो कमी है नहीं। व्हेन आई वेंट देयर, तो अगेन एज यूजुअल के, बाय द वे एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि ड्यूरिंग माई कैरियर इन एंग्रो और एक्सॉन, तो आई इमिग्रेटेड टू कनाडा, क्योंकि मुझे एक ऑयल ग्रुप है, सन ऑयल का आपने नाम सुना होगा, तो दे रिलोकेटेड मी। और उसके बाद ये जो एंग्रो नहीं बनी थी, तो शौकत मिर्ज़ा कॉल्ड मी बिकॉज आई वर्कड ऑन द इनिशियल प्रोजेक्ट, और उन्होंने मुझे परसुएड किया कि तुम छोड़ के तुम वापस आ जाओ। तो आई रीजॉइन एंग्रो एंड देन आई वाज ट्रांसफर टू US और वहाँ से वो किया। तो वही था कि एक तरफ ये था कि मटीरियलिज्म था, दूसरा ये था उन्होंने कहा यू कुड डू ए लॉट फॉर द कंपनी। जब मैं अल्जीरिया चला गया तो आई स्टेड देयर बेली अ ईयर, तो देयर वाज ए लॉट ऑफ पुल एंड पर्टिकुलरली पीपल लाइक अगेन असद के वाई यू वापस आओ मुल्क के लिए कुछ करो, तो वापस आ गए। तो मेरा एक दोस्त है जाहिद फ़खरी, जो लाहौर में मेरे साथ वो डिबेटर भी था, गवर्नमेंट कॉलेज में साथ थे। तो एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया, यार ये थर है की चीज़। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि यार 7th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल, और को 190+ मीटर में हमें नीचे जाना पड़ेगा, फिर माइन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसने एक किताब लिख के मुझे भिजवाया एंड इट रियली कैप्चर्स व्हाट थर इज़ ऑल अबाउट एंड इट गोज़ लाइक दैट। तने को चीरती कोपल दिखाई देती है, वाह। मुझे बाहर की आहट सुनाई देती है,
अगरचे मौत का दरिया है मेरे रास्ते में, मेरे जुनून को मंजिल दिखाई देती वाह है। वाह वाह। फिर मैंने उसको बताया कि वो 190 मीटर नीचे जाना पड़ेगा। किससे खबर है कि वो भी कोई बुलंदी हो, बुलंदियों से जो पस्ती दिखाई देती है, मुझे बाहर की आहट सुनाई देती है। वाई बाहर की आहट? पाकिस्तान इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपको पता है कि 25% ऑफ आवर इम्पोर्ट बिल रियली कंज्यूम ऑन द इम्पोर्ट ऑफ एनर्जी, राइट। और क्योंकि फिर मैं पावर सेक्टर से मेरा बहुत ताल्लुक़ रहा, वो वो चोली दामन जिसे कहते हैं कि 38% of power generation in Pakistan had been consistently based on the most expensive फर्नेस ऑयल। furnace oil। उससे आपका देख लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट और सारा के सारा जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, वो सारी इसी की पैदावार है। नो बडी थिंक अबाउट इट। इंडिजिनस फ्यूल के ऊपर एनर्जी की नीड्स पूरी करने के लिए नो बडी वॉज थिंकिंग अबाउट इट। तो खैर वो फिर प्रोजेक्ट माशाल्लाह डेवलप हुआ। आई वॉज द फर्स्ट CEO ऑफ सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी। और उसके लिए आपने एक अनलिमिटेड पोटेंशियल खोल दिया है। आप थर जाकर देखिए कि वहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड है, और वहाँ पे स्केलेबिलिटी इज़ द नेम ऑफ द गेम। कि अब देख लें कि वहाँ पर एंग्रो के पहले 2 लगे, फिर ड्यूरिंग माई टाइम इन हबको वी पुट अप 2 more 330 मेगावाट। सदीक सन वाले एक और 330 का लगा रहे हैं, और उसके बाद उसी कोल पे जो लकी का फ़िलहाल पोर्ट कासिम में प्लांट है तो वो भी उससे यूज़ करेंगे। तो व्हेन आई वाज हेडिंग CPEC, तो अब इसका नेक्स्ट फेज़ ये है कि इससे आप गैसिफिकेशन भी कर सकते हैं, और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इज़ बेटर दैन सैसोल की टेक्नोलॉजी। उससे फिर आपने गैसिफाई कर लिया तो यू कैन हैव मोर फर्टिलाइज़र, यू कैन हैव पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि थर जो है इट इज़ द एनर्जी। ऑन अ लाइटर साइड डॉक्टर साहब मुबारकमंद साहब की टेक्नोलॉजी सैसुल से बेहतर नहीं थी। वेल उन्होंने तो बस अल्लाह ताला, मैं यही कहता हूँ कि मतलब ही यूज्ड टू बी माय मेजर ओपोनेंट। वो तो कहते थे ये हो ही नहीं सकता, और उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था कि हबको की माशाल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन वाज येट अनदर वेरी एक्साइटिंग पार्ट ऑफ माय करियर। कि बिल्कुल प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन थी, तो देन वी जस्ट काइंड ऑफ स्टार्टेड टू इंक्लूड एंड इंडक्ट द कैपिटल पावर ओवर देयर। देखो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू हैव द राइट ह्यूमन कैपिटल इंडक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वहाँ से जब मैंने ज्वाइन किया तो सम ऑफ द की पीपल कि उन्होंने फिर वो एंग्रो छोड़ के फिर उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, राइट। एंड वी बिल्ड द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द कंपनी, बिकॉज जो मैंडेट था कि वी नीडेड टू ट्रांसफॉर्म दी हबकोज अर्ली 90s पावर प्लांट, उसमें बहुत इश्यूज़ थे, उसमें रिलायबिलिटी नहीं थी, और नंबर ऑफ अदर इश्यूज़। और उसके बाद वी इम्बार्क्ड ऑन टू द ग्रोथ जर्नी। और वो ग्रोथ जर्नी में ये था कि फिर क्योंकि CPEC की उस वक्त वो रोल आउट हो गया था, बिकॉज आई वॉज स्टिल पार्ट ऑफ हबको, जब 2013 में नवाज़ शरीफ साहब मुझे अपने साथ लेकर गए चाइना, एंड दैट वाज द टाइम वी रोट द फ्रेमवर्क ऑफ CPEC। और ये वो ज़माना था कि पाकिस्तान हैड गॉन थ्रू द वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस इन द कंट्री। 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग, उससे आपकी इंडस्ट्री पूरी की पूरी डीरेल हो गई, आपका GDP कहाँ से कहाँ चला गया। उस मेरे जो रिकलेक्शन है कि उस सारे सफ़र में या विज़िट में द ओनली नैरेटिव विच द देन प्राइम मिनिस्टर वाज सेइंग कि वी हैव टू गेट रिड ऑफ द पावर क्राइसिस और द लोड शेडिंग इन द कंट्री। और वहाँ पर हमें पता था कि जो थर को जब हमने डेवलप किया, तो डेवलप करने के बाद ऑल द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेड नो टू एनी टाइप ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट। तो वी आवर होप्स आर ऑब्वियसली फॉर चाइना। तो वहाँ पर जब सारा नैरेटिव रखा, तो ये बड़ी लंबी कहानी है, बट इफ़ आई वर टू समराइज इन कपल ऑफ स्टेटमेंट्स, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, वी विल हेल्प यू टेक्निकली, टेक्नोलॉजिकली एंड ऑल्सो फाइनेंशियली, और हम आपको थर को डेवलप करने के लिए देंगे, बिकॉज दैट वाज ऑब्वियसली एट दैट टाइम। नाउ पीपल वर कन्विंस्ड कि हमें थर डेफिनेटली डेवलप करना है, बिकॉज वी नीड टू हैव आवर एनर्जी नीड्स बेस्ड ऑन इंडिजिनस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब वहाँ पर जब बातचीत चल रही थी, तो देन चाइनीज़ केम, तो देन वी रियलाइज देयर वाज अ क्विड प्रो को, और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी ये मदद करते हैं, और $60 बिलियन का पैकेज होगा, जिसके अंदर प्रीडोमिनेंटली फेज़ 1 वाज टू रियली हेल्प पाकिस्तान डेवलप द पावर जनरेशन कैपेसिटी, और उसके बाद उन्होंने कहा कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, एंड देन वी आल्सो वांटेड गवादर। ये 13 के आसपास ने साढ़े वाले ने पूछे ने ओदे भी साढ़ा की होएगा। नहीं, वो तो पहले चीज़ है ना। हाँ, नहीं, वो भी हम बताएंगे कि क्या है। देखिए ना, वो जिस वक्त अब मैं ये जो प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ कि जब हमने ये थर किया,
तो आपको पता है कि दिस हाउ मच इकोनॉमिक एक्टिविटी, कितने लोगों को बेनिफिट हुआ। कोर्स फिर जो $2 बिलियन का प्रोजेक्ट मैंने हपको के अंदर किया, द इंटायर जो आपकी कम्युनिटी थी सराउंडिंग अस, यार वहाँ पे ढाबे लग गए, वहाँ पर टायर पंक्चर वालों के लोग थे, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, एग्रीगेट, सीमेंट, स्टील, ये तो मैं आई कैन स्पीक फॉर मंथ्स कि जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है तो ओनली देन जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड और बिलियंस ऑफ रुपीस की ओनली देन, यस एब्सोल्युटली। अब आप जाके थर आप जाएं तो यू विल बी अमेज कि आप शुरू करें बहुत पीछे मिट्टी से लेकर ऑल द वे, वहाँ रियल एस्टेट प्राइसेस ऊपर चली गई, वहाँ पर पता नहीं क्या कुछ बन गया और बनता चला जाएगा। खैर मैं बात आपसे ये कर रहा था कि देन ये एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए सेट हुआ कि हमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली इसमें करना चाहिए। और फिर जो हपको का फिर ग्रोथ जर्नी शुरू हुआ तो एज पार्ट ऑफ द CPEC वी रियलाइज कि जी बलूचिस्तान के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट ही नहीं है, तो वी डेड सम काइंड ऑफ, जिसे कहते हैं ना कि ब्यूटी परेड की, एंड देन वी एंडेड अप हैविंग द जॉइंट वेंचर विद द 5th लार्जर SOE ऑफ चाइना विच इज़ चाइना पावर। तो वो पाकिस्तान आए और वर्चुअली इट इज़ 49-51% JV, और उसके अंदर वो प्रोजेक्ट माशाल्लाह शुरू हुआ। 1300 मेगावाट कोल फायर, जी 1320 इम्पोर्टेड कोल। और वो भी एक कहानी है कि वाई इम्पोर्टेड कोल, क्योंकि वी नीडेड टू रियली हैव सम पोर्शन ऑफ आवर पावर जनरेशन विद द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव चॉइस ऑफ फ्यूल विच इज़ ऑब्वियसली कोल। और दुनिया में देखें कि मेजॉरिटी ऑफ पावर जनरेशन हैज़ बीन इन कोल, अनफॉर्चुनेटली हम ज़ीरो पावर जनरेशन कर रहे थे। तो आइडिया ये था कि कुछ प्लांट आप इंपोर्टेड कोल पे लगा लें, लेकिन जो इंपोर्टेड कोल पे लगे हैं वो प्रीडोमिनेटली वो कोस्ट पे होने चाहिए, ठीक है। वो एक साहिवाल वाला एक वो आउटलायर है, वो एक किसी की ज़िद पे लगा, वो अलग बात है, लेकिन उससे फिर ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई कि क्या बेनिफिट हैं आपकी कोल पावर जनरेशन की, और साथ के अंदर एम्फेसिस जो है वो थर के ऊपर रहा। तो जब ये सारे प्रोजेक्ट ख़त्म हो गए तो देन आई डिसाइडेड कि आई शुड नाउ डू इंशाल्लाह जी उठो अब कूच करो फिर। खालिद थैंक यू वेरी मच। ये तो थी आपकी जर्नी अबाउट योर लाइफ वेयर इट स्टार्टेड ऑल द वे टू हब। अब हम यहाँ पर आपसे इजाज़त लेंगे एंड इन द नेक्स्ट एपिसोड वी आर गोना टॉक अबाउट द मोस्ट सेंसिटिव थिंग दैट पीपल वांट टू नो विच इज़ CPEC, बिकॉज CPEC के बारे में बहुत गलत फहमी है, बहुत सारे मिस इंटरप्रटेशंस हैं, गलत परसेप्शंस हैं। सो इन द नेक्स्ट एपिसोड वी गोना टॉक अबाउट द सेंसिटिविटीज़ रिलेटेड एंड एसोसिएटेड विद CPEC। थैंक यू खालिद। ख़वातीन और हज़रात अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज हमारे साथ है खालिद मंसूर। टुडे वी स्पोक अबाउट हिज जर्नी। इन द नेक्स्ट एपिसोड इट्स गोइंग टू बी CPEC एंड CPEC। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।